क्या दोस्तों आपको पता है बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार की मेजबानी किसने की? किस देश के प्रधानमंत्री ने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? डिफेंस एक्सपो 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 5 सितंबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों पूरे मंथ की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आज है 5 सितंबर, यानी कि आज मनाया जा रहा है नेशनल टीचर्स डे, तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, आयुष आपके द्वार अभियान का उद्देश्य क्या है? आयुष आपके द्वार नामक अभियान का उद्देश्य क्या है? एक वर्ष में 75 लाख घरों में पौधारोपण के लिए औषधीय पौधे वितरित करना है। क्या? आयुष आपके द्वार नामक अभियान जो हाल ही में शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य एक वर्ष में 75 लाख घरों में पौधारोपण के लिए औषधीय पौधे वितरित करना है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और आयुष मंत्रालय ने देश के कितने स्थानों से आयुष आपके द्वार नामक अभियान की शुरुआत की है, वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। तकरीबन 45 से अधिक स्थानों पर यह आयुष आपके द्वार नामक अभियान की शुरुआत की गई है। और हमारे आयुष मंत्री कौन है? हमारे आयुष मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, इमेज में आप देख सकते हैं। आगे बात करें तो पौधे में तेज पत्ता, स्टीविया, अशोक, गिलोय, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, तुलसी, सर्पगंधा और आंवला जैसे औषधीय पौधे शामिल है। और आयुष राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर महेंद्र मुंजापारा, इमेज आप देख सकते हैं, वो हमारे वर्तमान आयुष राज्य मंत्री है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन? एन बीरेन सिंह, इमेज में आप देख सकते हैं। एन बीरेन सिंह ने आयुष आपके द्वार के दौरान किसानों को पौधारोपण के लिए औषधीय पौधे वितरित किए और इस कार्यक्रम की शुरुआत इम्फाल से की गई है, तो यह बात भी दोस्तों याद रख लीजिए। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार की मेजबानी किसने की है? हाल ही में एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है ब्राइट स्टार। और ब्राइट स्टार नामक यह संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी की है मिस्र देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिस्र देश। और ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो मेजबानी किसने की है? मिस्र देश ने। और यह ब्राइट स्टार कब आयोजित किया गया? दोस्तों 2 सितंबर से शुरू हुआ है और 17 सितंबर तक चलेगा यह ब्राइट स्टार नामक बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास। और कहां आयोजित किया गया है? यह भूमध्य सागर में मोहम्मद नागुइब सैन्य अड्डे पर। कहां पर? भूमध्य सागर में मोहम्मद नागुइब नामक सैन्य अड्डे पर यह एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। नाम मत भूलिएगा, ब्राइट स्टार। और ब्राइट स्टार नामक यह अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? तकरीबन 21 देशों ने यह संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया। और ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 1980 में मिस्र और इजराइल के बीच यूएस ब्रॉकरेड शांति संधि के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। कब? 1980 में। और हर 2 साल में अमेरिका के सहयोग से मिस्र द्वारा इसकी मेजबानी की जाती है। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से मिस्र द्वारा इसकी मेजबानी की जाती है और हर एक 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। और बात करते हैं मिस्र की, तो मिस्र की कैपिटल का नाम क्या है? काहिरा। और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, मिस्र को हम इजिप्ट भी बोल सकते हैं, जिसकी कैपिटल का नाम है काहिरा। ओके, और आगे बात करें तो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में सुर्खियों में रहा सट्टा हिप बंदरगाह किस देश में स्थित है? इमेज आप देख सकते हैं, सुर्खियों में रहा यह सट्टा हिप बंदरगाह किस देश में स्थित है?
यह थाईलैंड देश में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है थाईलैंड। लेकिन यह सट्टा हिप बंदरगाह करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, मिशन सागर 2 के तहत जिबूती, इंडोनेशिया और वियतनाम को राहत सामग्री आपूर्ति करने के बाद हमारा भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस ऐरावत थाईलैंड के सट्टा हिप बंदरगाह पहुंचा, जहां कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर भारत की ओर से भेजे गए 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थाईलैंड सरकार को सौंपे गए। क्या? यह थाईलैंड सरकार को तकरीबन 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपे गए हैं। और हमारा आईएनएस ऐरावत थाईलैंड में कहां पर रुका है? सट्टा हिप बंदरगाह पर पहुंचा, जहां पर यह जो चीजें थी वो दोस्तों दी गई है थाईलैंड सरकार को। और आईएनएस ऐरावत अफ्रीका के पिछड़े देशों की मदद के लिए जारी मिशन सागर 2 के तहत राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रहा है। और सागर का पूर्ण स्वरूप क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। दोस्तों, सागर का पूर्ण स्वरूप क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और यहां हम बात करें आईएनएस ऐरावत की, तो यह क्या है? एक लैंडिंग शिप टैंक लार्जर क्लास का जहाज आईएनएस ऐरावत पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना बेड़े का एक हिस्सा है और जहाज को स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। क्या? आईएनएस ऐरावत को स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। चौथा क्वेश्चन, अफगान लोग किसके द्वारा डूरंड रेखा पर बनाई गई बाड़ यानी कि फेंस का विरोध करते हैं? यह अफगान लोग पाकिस्तान देश द्वारा डूरंड रेखा पर बनाई गई बाड़ यानी कि फेंस का विरोध करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाकिस्तान। और बहुत ही संवेदनशील क्वेश्चन करंट अफेयर में आया है, क्योंकि हाल ही में तालिबान ने कहा है कि अफगान लोग पाकिस्तान द्वारा डूरंड रेखा पर बनाई गई बाड़ यानी कि फेंस का विरोध करते हैं। और पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ तकरीबन 2640 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाढ़ का काम मार्च 2017 में शुरू हुआ था, जब एक के बाद एक सीमा पार से कई हमले हुए थे। और डूरंड रेखा को 1893 में हिंदू कुश क्षेत्र में स्थापित किया गया और यह अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच आदिवासी भूमि से होकर गुजरती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा भारत देश और यहाँ पर अफगानिस्तान, उनके बीच भी यह डूरंड लाइन है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बीच की डिवाइडिंग लाइन है। यह डूरंड लाइन इमेज में आपने देख लिया। और आधुनिक समय में इसके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा को चिन्हित किया गया है। किसके द्वारा? डूरंड रेखा के द्वारा। और वर्ष 1893 में ब्रिटिश सिविल सेवक जिसका नाम था सर हेनरी मॉर्टिमर डूरंड, इमेज में आप देख सकते हैं सर हेनरी मॉर्टिमर डूरंड, और उस समय के अफगान शासक जिसका नाम था अमीर अब्दुर रहमान, उन दोनों के बीच डूरंड रेखा के रूप में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यह याद रख लो, सर हेनरी मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर यह डिवाइडिंग लाइन का नाम रखा गया है। और इसी के साथ मैकमोहन लाइन की भी बात कर ले तो ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सर आर्थर हेनरी मैकमोहन, कौन? यह सर आर्थर हेनरी मैकमोहन, जो ब्रिटिश भारत में एक ब्रिटिश प्रशासक भी थे, उनके नाम पर यह प्रसिद्ध मैकमोहन रेखा का नाम रखा गया है और सीमांकन किया गया है, जो तिब्बत और उत्तर पूर्व भारत को अलग करती है। क्या? तिब्बत और उत्तर पूर्व भारत को अलग करती है। और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ है मैकमोहन लाइन, आप देख सकते हैं, जो तिब्बत और भारत को विभाजित करती है। और तीसरी है रेड क्लिफ लाइन। यह रेड क्लिफ लाइन क्या है दोस्तों? हमारे भारत देश और पाकिस्तान देश को विभाजित करने वाली लाइन यानी कि रेड क्लिफ लाइन। तो देखो, इसने ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया और इसका नाम, इस लाइन के वास्तुकार जिसका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ, क्या? इमेज में आप देख सकते हैं, सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर इस लाइन का नाम रखा गया है, जो सीमा आयोग के अध्यक्ष भी थे। क्या? यह सर सिरिल रेडक्लिफ सीमा आयोग के अध्यक्ष भी थे। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली लाइन रेडक्लिफ लाइन। ओके, पांचवा क्वेश्चन, बृहन मुंबई नगर निगम ने मुंबई के किस इलाके में पहले मिनी वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र की शुरुआत की है? हाल ही में बृहन मुंबई नगर निगम ने मुंबई के हाजी अली इलाके में पहली मिनी वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र की शुरुआत की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है
हाजी अली। हाजी अली इलाके में स्थापित पहले मिनी वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र से 2 मीट्रिक टन गीले कचरे से, क्या 2 मीट्रिक टन गीले कचरे से प्रतिदिन 300 यूनिट बिजली उत्पन्न होगी। दोस्तों यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है कि हाजी अली इलाके में स्थापित पहले मिनी वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र से 2 मीट्रिक टन गीले कचरे से प्रतिदिन 300 यूनिट बिजली उत्पन्न होगी। और दोस्तों 95 लाख रुपए की लागत के इस संयंत्र से क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट के साथ साथ एक स्थानीय उद्यान के लिए भी पर्याप्त बिजली उपलब्ध होने की उम्मीद है। आगे बात करें तो यह मुंबई में स्थापित पहला विकेंद्रीकरण जैविक अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र होगा। क्या मुंबई में स्थापित यह पहला विकेंद्रीकरण जैविक अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र होगा और अन्य नगर पालिका वार्डों में भी इसी तरह की परियोजना शुरू करने की योजना भी बनाई जा रही है। छठा क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? हाल ही में जापान देश के प्रधानमंत्री ने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। और जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा, जिन्होंने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। जापान में योशिहिदे सुगा ने देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है क्योंकि कोविड-19 के सरकारी प्रबंधन को लेकर लोगों में व्याप्त आक्रोश के बाद योशिहिदे सुगा को पद से हटना पड़ रहा है। और योशिहिदे सुगा सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता पद के लिए इस महीने होने वाले चुनाव में भाग नहीं लेंगे और इस चुनाव का विजेता ही इस साल होने वाले आम चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करेगा और आम चुनाव इसी वर्ष 30 नवंबर तक हो जाएंगे जापान देश में। और एक साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, इमेज आप देख सकते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के प्रधानमंत्री पद से हट जाने के बाद योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री बने थे। सातवां क्वेश्चन, एक पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? एक पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है जिसका नाम है अवनी लेखारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जयपुर की अवनी लेखारा। इमेज आप देख सकते हैं अवनी लेखारा को। कांग्रेचुलेशन हमारी जीके 2020 चैनल की ओर से। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की 19 साल की अवनी लेखारा ने इतिहास रच दिया। उन्होंने पहले 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था और अब 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है और इसी के साथ ही वह पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली जयपुर की अवनी लेखारा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और राजस्थान सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान चला रखा है। दोस्तों यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आपको नाम याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 8वां क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक में प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? यह टोक्यो पैरालंपिक में हमारे देश के प्रवीण कुमार ने दोस्तों रजत पदक जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिल्वर मेडल। और 10वां दिन हमारे भारत देश के लिए शुभ रहा। क्यों? 10वें दिन के भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात करें तो सबसे पहले प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता। इसके बाद निशानेबाजी में एक बार फिर से अवनी लेखारा ने पदक जीता और इस बार उन्होंने कांस्य पदक अपनी झोली में डाला। वहीं इसी दिन के अंत में हरविंदर सिंह ने भारत के लिए तीरंदाजी में पहली बार पदक जीता है। लेकिन तीरंदाजी में हरविंदर सिंह ने कौन सा पदक जीता है आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हम यहाँ मेडल टैली की बात करें तो भारत ने अभी तक एथलेटिक्स में 8, निशानेबाजी में 3, टेबल टेनिस में 1 और तीरंदाजी में 1 पदक जीते हैं। दोस्तों यह आंकड़ा बदल सकता है। जब तक टोक्यो पैरालंपिक्स गेम समाप्त नहीं हो जाता तब तक यह मेडल तालिका में परिवर्तन होता रहेगा। वहीं चीन 184 पदकों जिसमें 85 गोल्ड, 53 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल है, चीन टॉप पर है। और दूसरे व तीसरे नंबर पर क्रमशः ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका है, यानी कि दूसरे नंबर पर है ग्रेट ब्रिटेन और तीसरे नंबर पर है अमेरिका। 9वां क्वेश्चन, आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं स्थापित करने का उद्देश्य
हितग्राही बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में बढ़ोतरी करना है। क्या उद्देश्य है पोषण वाटिका का? हितग्राही बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में बढ़ोतरी करना, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? हाल ही में श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि खास तौर से देश के सभी आकांक्षी जिलों में पोषण माह के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों से पोषण वाटिकाएं स्थापित की जाए। इमेज आप देख सकते हैं, इसी तरह की पोषण वाटिकाएं स्थापित की जाए आंगनवाड़ी हाउस में। अब तक 22,104 आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं तैयार हो चुकी है। पोषण वाटिकाओं में आंगनवाड़ी परिसर में ही मुनगा, लाल भाजी, पालक भाजी सहित अन्य पौष्टिक साग सब्जी व फल उत्पादित किए जा रहे हैं। 10वां क्वेश्चन, संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इमेज में आप देख सकते हैं ओम बिरला को। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए यह संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। और संसद सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है और पंचायत स्तर सहित सभी स्तरों पर लोकतंत्र को मजबूत करना संसद का उत्तरदायित्व भी है। और संसदीय आउटरीच कार्यक्रम की बात करें तो यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो जमीनी स्तर पर शासन एवं नियोजन संस्था को मजबूत करने का प्रयास करता है। और कुल 4 संसदीय आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। पहला कार्यक्रम देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। दूसरा कार्यक्रम मेघालय और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए शिलोंग में आयोजित किया गया था। तीसरा और चौथा कार्यक्रम क्रमशः लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए आयोजित किया जाना है। 11वां क्वेश्चन, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किसने टॉप किया है? टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप किया है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी कर दी गई है। इस सूची में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय सबसे टॉप पर है। कौन? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। इसके बाद कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दूसरे स्थान पर है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस दोस्तों सूची में तीसरे स्थान पर है। कौन? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दूसरे स्थान पर, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पहले स्थान पर। और सूची में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को 301 से 350 की रैंकिंग के बीच रखा गया है, जो शीर्ष 350 रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय भी है। कौन? यह IISc बेंगलुरु। 12वां क्वेश्चन, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम कौन बना? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम हमारा भारत देश बना, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडिया। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 जारी की है। किसने? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 जारी की है, जिसके अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न यानी कि स्टार्टअप इकोसिस्टम है। और इसमें अमेरिका टॉप पर है, जिसके बाद चीन दूसरे स्थान पर है। और सूची के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल 51 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 396 और चीन में 277 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। और जिलिंगो भारत में रैंकिंग में शीर्ष यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। नाम मत भूलिएगा, जिलिंगो भारत में रैंकिंग में शीर्ष यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। और जिलिंगो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सिंगापुर में। और एक शहर में मुख्यालय वाले यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में बेंगलुरु वो हमारे भारत देश में टॉप पर है। और बेंगलुरु में 31 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। इसके बाद मुंबई में 12 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन करेगा? डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी गुजरात करने जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। डिफेंस एक्सपो 2022 गुजरात द्वारा आयोजित किया जाएगा और गुजरात के मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी ने इसकी घोषणा भी की है। और इस संबंध में रक्षा उत्पादन विभाग और गुजरात सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
इस द्विवार्षिक कार्यक्रम में लगभग 100 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। और डिफेंस एक्सपो 2022 के बारे में मैं आपको बताऊं तो डिफेंस एक्सपो 2022 अगले साल 10 से 13 मार्च तक गुजरात की कैपिटल यानी कि ग्रीन सिटी गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। और डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्देश्य मेक इन इंडिया से दुनिया को अवगत कराना है। हमारा मेक इन इंडिया का जो मिशन है उनको आगे बढ़ाना है। और डिफेंस एक्सपो 2022 भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर फोकस करेगा। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रहे रुडोल्फ स्टीफन जान विगल कौन थे? ये एक जाने माने जीव विज्ञानी थे और गूगल ने डूडल बनाकर याद किया रुडोल्फ स्टीफन जान विगल को, इसीलिए करंट अफेयर में आया। और लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है मानसी प्रजापति, नीलेश पाटनवाड़िया, वसावा दिव्येश और हर्षा चुडासमा, चौहान चेतन सिंह, अर्पिता सोलंकी, देवांगी चौधरी, राकेश गामित। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है, जीव विज्ञानी थे। हितेश पारगे, भारती जी, सुभाष शर्मा, बिनल चौधरी, मनहर डामोर, प्रहलाद फतेपरा, सुनीता बेन पटेल, रेखा नीनामा। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, जीव विज्ञानी थे। और वसावा अरुणा, सोहा ठाकुर, अमित जांगीर, जयेश परमार, अलका वसावा, सेंटा अंकित, परेश वाढेल और मकवाना गायत्री। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है। कल ही यह एनसीईआरटी के बारे में एनसीईआरटी के बारे में डिटेल में बताया था। हाल ही में इस संस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया, इसीलिए करंट अफेयर में आया है। तो बताइए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? जो दोस्तों हमारी एनसीईआरटी की किताबें हैं वो हमें क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में काफी हेल्पफुल हो सकती है, खास तौर पर प्रीलिम एग्जामिनेशन में। ओके, तो यह एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? सही ऑप्शन आपने चुन लिया है, तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नई करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।